हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आज आप सभी के लिए एक खास प्रोग्राम पैगाम भरे पत्र का अगला भाग। तो आप सभी कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र का अगला भाग जरूर सुने हमारे डिजिटल हैंडल वक्त की आवाज रेडियो पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम, आपका अपना भाषा। और मैं आ गई आपकी रेडियो साथी करिश्मा, और हमारे साथ आ गई हैं राधा दीदी। और हम दोनों लेकर हाजिर हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कार्यक्रम जरूर पसंद आ रहा होगा। क्यों दीदी, पसंद आ रहा होगा ना हमारे श्रोताओं को? अरे हाँ, जरूर, क्योंकि ये बहुत चीजें हैं जो दिल को छू जाती है और बहुत लोगों के ऐसे सवाल होते हैं जिसके माध्यम से वो हमारे तक वो अपने पैगाम भेज पा रहे हैं। ये पैगाम कई बार ऐसा होता है कि भले आपने पत्र लिखा है पर वो मेरा भी संदेश हो सकता है। बिल्कुल, कई बार लगता है कि अच्छा, ये चीजें तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे समुदाय में कुछ ऐसा भी चल रहा है। हाँ, वो भी है, और मन की बातें कोई लिख पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, यानी वक्त की आवाज की टीम के लिए, वक्त की आवाज कम्युनिटी रेडियो के लिए, कि लोग पत्र लिख रहे हैं आज के समय में, जब इसको लोग भूल चुके हैं तो अपने पैगाम भेज रहे हैं हमारे तक। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है। बिल्कुल, तो आज भी हम शामिल करेंगे आज के कार्यक्रम में कोई दो पत्र, जिनका आप सब इंतजार करें कि आखिर आज दो पत्र कौन से शामिल होने वाले हैं। पत्र शामिल करने की बात ना करो, फटाफट उठाओ और पढ़ना शुरू करो। ऐसा करते हैं कि आप उठाइए पत्र, सबसे पहले आप ही शुरुआत करिए। चलिए ठीक है, तो आज जो हमारे पास पत्र है ये है नीलम का। नीलम लिखती हैं कि वक्त की आवाज की टीम को नमस्ते, आपके सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और साथ में आप लोग भी। अरे वाह, बिना देखे भी हम लोग बहुत इनको अच्छे लग रहे हैं। और लिखती हैं कि बहुत दिनों के बाद आज मैंने कोशिश की है कि कुछ शब्द आप तक लिख सकूं। घर परिवार में मेरे कुल मिलाकर के 7 लोग हैं, जिसमें से अभी हमारी सास, ससुर, पति, बच्चे सब शामिल हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही है। शाम का होमवर्क मैं ही कराती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है नीलम के लिए, जो होमवर्क खुद कराती है। आगे लिखती हैं कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मैं थोड़ा सा उदास रहती हूँ। मेरे पति कई बार मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन मैंने वक्त की आवाज में प्रोग्राम हिंसा को नो सुना था, तो उसमें कहा था कि किसी को अपशब्दों का प्रयोग करना भी गलत है। मैं समझ नहीं पाती कि मेरे घर में 2 बेटी और हमारा एक बेटा है, तो ऐसी स्थिति में वो जब गालियों का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ वो अपशब्दों का इस्तेमाल, तो ये दोनों चीजें उनके मुंह से फिट नहीं बैठती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कोई मुझे अपशब्द कहे। उन अपशब्दों का शायद वो लोग मतलब भी जानते ही होंगे, जब बोलते हैं तो जानते जरूर होंगे। कई बार सोचती हूँ कि उनके मम्मी पापा हमारे साथ हैं तो वो अपने बेटे को मना करें ऐसे अपशब्दों को बोलने से, पर वो तो वो हैं, रुकने वाले नहीं। आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि आखिर मैं क्या करूं, मैं उन्हें कैसे मना पाऊं। मेरी बात कम ही सुनते हैं, ज्यादातर कोशिश उनकी होती है कि वो अपनी बात मानते हैं, ना ही मम्मी पापा की बात मानते हैं और ना ही मुझे सुनते हैं। आगे नीलम लिखती हैं कि बच्चे तो बोलने की कोशिश करते हैं पर बच्चों को बोलने से मैं मना कर देती हूँ। तो मेरा सवाल आज आपसे ये है कि क्या बच्चों को बोलने देना चाहिए या उन्हें रोक देना चाहिए? क्या कहती हो करिश्मा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी का कि उन्होंने पत्र लिखा पैगाम भरे पत्र कार्यक्रम में, और अपनी जो मन की बात, क्योंकि कई बार हम अपनी बातें जो हमारे एकदम बहुत क्लोज होती हैं, जिन्हें हम किसी के साथ साझा नहीं कर सकते हैं, वो बातें उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से हमारे स्टूडियो तक पहुंचाई, वक्त की आवाज तक पहुंचाई। तो मुझे लगता है, जैसे इन्होंने एक सवाल किया कि बच्चों को बोलने देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रोक देती हैं बच्चों को। हमें लगता है कि बच्चों से बेहतर पिता को और कोई नहीं समझा सकता है।
जब पिता अपने बच्चों की बात सुनेंगे या वो कुछ कहेंगे, कई बार तो उन्हें ये लगेगा कि अच्छा ये बच्चा होके मुझे समझा रहा है। हाँ, वही नीलम ने आगे भी लिखा है कि मुझे लगता है कि कोई मुझ पर उंगली न उठाए कि इन्होंने अपनी बेटियों को संस्कार नहीं दिए, तो इसलिए भी वो मना करती हैं। तो बिल्कुल सही कहा तुमने कि एक पिता के लिए बच्चों से ज्यादा कोई निकट नहीं होता है, और बच्चे जब बोलते हैं तभी एक बदलाव भी आता है। तो नीलम जी, मेरे और करिश्मा दोनों के हिसाब से आपको बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जो चीज गलत है वो आगे नहीं बढ़े। अगर बच्चे नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। जैसा कि आपने लिखा है, अगर आप बोलती हैं तो आपको डर लगता है कि कहीं ये बात आगे ना बढ़ जाए और मारपीट तक ना आ जाए। तो आप आगे बच्चों को करिए, उनको बताइए कि पिता को समझाइए कि हम लोग बड़े हो गए हैं, और जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग आप करते हैं क्या वो उचित है। जब बच्चे सवाल करेंगे तभी एक पिता को ये समझ बनेगी कि ये गलत है। अपशब्दों का प्रयोग जो महिलाओं के लिए है, वो किसी महिला के लिए हो, दादी के लिए गालियां हो, नानी के लिए हो, तो वहाँ पे उन्हें, मुझे लग रहा है कि बच्चों को रोकने की जरूरत नहीं है और उनको बोलने देना चाहिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बच्चों के पिता हैं वो जरूर सुनेंगे। और इस तरह की समस्याएं हमें लग रहा है सिर्फ नीलम जी की ही नहीं है, हमें लगता है कि समुदाय में हर एक घर की वही समस्या है कि बच्चे बोलते हैं तो माँ रोक लेती है कि नहीं बात बढ़ जाएगी, और कई बार पिता को भी बुरा लग जाता है। और कई बार बहुत सारे पिता हैं जो बच्चों की बातों को समझते हैं और उनका अदब भी करते हैं कि बच्चों के सामने ये बातें नहीं बोलनी है। तो हमें लगता है कि हर किसी के जो जहन में ये सवाल चल रहा था उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा। और साथ में नीलम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कार्यक्रम में पत्र लिखा। और इसी के साथ दीदी मेरे हाथ में भी एक बहुत ही सुंदर सा पत्र है, और इस पत्र में आप देख रही हैं कि कितना सुंदर सा रेडियो बना के भेजा है उन्होंने। तो मैं इस पत्र को पढ़ती हूँ कि आखिर इसमें लिखा क्या है। इसे पंकज जी ने लिखा है और ये लिखते हैं, पूरी टीम को मेरा नमस्कार। पत्र लिख रहा हूँ, बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं, उससे मुझे माफ करिएगा, क्योंकि पत्र में मेरी उम्र नहीं पता चल रही होगी। मेरी उम्र इस समय 17 वर्ष की है। मुझे रेडियो सुनने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। बीच बीच में कभी कभी जब माँ रेडियो सुनती हैं तो उसी में माँ के पास जब बैठता हूँ तो सुनने का मौका मिल जाता है। जब ये प्रोग्राम चल रहा था पैगाम भरे पत्र और आप कुछ साथियों के सवालों के जवाब दे रही थी, तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी अपना पत्र वक्त की आवाज तक पहुंचाऊं। और मेरे भी मन में एक सवाल है, तो सवाल मैं जरूर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ चीजें अपनी बताना चाहता हूँ कि मैं अपने घर में, मेरी 2 बहनें हैं और एक भाई है, सबसे छोटा मैं हूँ। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, लेकिन मेरे घर वालों का दबाव है कि तुम पढ़ाई करो। मुझे काम करने का बहुत शौक है। मेरे पिताजी खेती में काम करते हैं, मैं बराबर उनके साथ खेती में हाथ बटाता हूँ, फिर वो चाहे बाजार के ही क्यों ना काम हो। कोई कुछ भी कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सभी लोगों के काम करना, लेकिन जो घर में हमारी वजह से लड़ाई होती है, कभी कभी माँ और पिताजी मेरी वजह से झगड़ जाते हैं, भाई और बहनों में झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़े इसीलिए होते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने तनाव और टेंशन कभी नहीं जाना, लेकिन आजकल मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। आगे पंकज जी लिखते हैं कि मैंने हाई स्कूल किया है, ज्यादा अच्छे मेरे नंबर नहीं आए थे, उसको लेकर भी हमारे घर में बहुत झगड़ा हुआ था। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इंटर करूँ। तो आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि मैं ऐसे सिचुएशन में क्या करूँ कि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, घर में जो हमारे झगड़े हो रहे हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो दीदी ये पंकज जी का सवाल है, और महज इनकी उम्र जो इन्होंने बताई है कि 17 साल है, तो क्या कहेंगी आप? करिश्मा, पंकज के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो पहले तो उस कारण को ढूंढना होगा उनको कि क्या वजह है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4 पैसे हाथ में उनको मिल जाते हैं, उससे कुछ उनकी जरूरत पूरी हो जाती है, पैसों की तरफ तो नहीं उनका आकर्षण हो गया है। तो एक बात तो ये, उनको अगला भी पत्र हमें लिख सकते हैं इससे जुड़ा हुआ। ये दीदी आपने बात
तो बहुत सही कही है कि कई बार जब हमारे हाथ में 4 पैसे मिल जाते हैं, अगर मैंने एक दिन कुछ काम कर लिया, उसका पैसा मिल गया, तो मेरा दिमाग फिर वहीं जाता है कि मैं पढ़ाई करके क्या करूं। बिल्कुल, कि उनको लगता है कि काम से तो पैसे आ रहे हैं, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो उससे कौन सा पैसे आने वाला। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे एक जिंदगी की जो फाउंडेशन है वो बना लेना बहुत जरूरी है पंकज। तो +2 के लिए पढ़ाई करो। अगर तुम्हारे बीच में कहीं भी कोई सब्जेक्ट या कोचिंग का नहीं आ रहा है तो कोशिश करो कि वो स्पष्ट तौर से अपने माता पिता को बताओ कि मुझे ये विषय समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए अलग से कोचिंग करने की जरूरत है। और दुनिया में कठिन वही है जो मुझे आता नहीं है, और जो मुझे आ जाता है उससे सरल कुछ नहीं है। तो इन दोनों बातों को आपको समझना होगा, और इसी के साथ में अपना जैसे जो इंटर है वो जरूर करना है, क्योंकि आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा। उसके बाद से आपका अगर मन करे तो आगे पढ़ाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं तो एक बेस के बाद ही तो बिल्डिंग बन सकती है। बिल्कुल, बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग बनाना मुश्किल है। तो जीवन की जो नींव है वो इंटर तक आपको पढ़ना है। आप कोशिश करें कि दबाव महसूस नहीं करें, आराम से पढ़ें। घर के झगड़े भी समाप्त होंगे। माता पिता के साथ पूरी बात बांटें और उनके साथ कहें कि मुझे ये विषय आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई आपके गुरुजन हैं, उनके साथ आप ये बात बांट सकते हैं, और बांटने के साथ पढ़ाई जारी रखें। अब पंकज को कहीं ये न लगे कि ये मुझे पढ़ने का मन नहीं है, और वक्त की आवाज की टीम भी यही चाहती है कि मैं पढूं। तो क्यों पढ़ना है ये समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जिंदगी का बेस है। कल भविष्य में अगर आप किसी को पढ़ाना चाहें, अपने बच्चे का काम देखना चाहें, तो वो भी एक कहीं न कहीं ये बातें तय करती हैं। तो आज आप उसको पैसों की वजह से हटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगा है। कंफर्म तो नहीं है। नहीं, कई बार तो ये होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये स्पष्ट लिखे हमें, और अगर उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या रास्ता हो सकता है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं बिना दबाव के, और दबाव में कोई काम नहीं होता है, ना नौकरी, ना लेबरी और ना पढ़ाई। तो दबाव मुक्त रहें और उस सब्जेक्ट को जो बहुत प्रिय है वहां से शुरुआत करें। बिल्कुल। तो पंकज को उनके सवाल का जवाब भी मिल गया, और मुझे भी यही लगता है कि आप तनाव मुक्त रहें, और तनाव से अच्छा है कि आप पढ़ाई में थोड़ा सा अगर रुचि दिखाएंगे तो आपको वो भी अच्छी लगने लगेगी। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलेंगे किसी काम के लिए, भले ही चाहे आप किसी फैक्ट्री में काम करें, किसी कंपनी में काम करें, कहीं लेबरी का काम करें, वहाँ भी पढ़ाई की जरूरत, खेती में भी आज के समय में पढ़ाई की जरूरत है। बिल्कुल। तो आप एग्रीकल्चर से आगे चल के पढ़ाई कर सकते हैं, आपकी अगर रुचि खेती में है, क्योंकि इन्होंने बताया ना कि पिता के साथ बराबर काम खेतों में करते हैं, तो उस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी खेती में कुछ नया कर सकते हैं। और पढ़ाई को एक मनोरंजक तरीके से बनाने की कोशिश करें। बोझ समझकर कोई भी काम करेंगे तो रोटी भी नहीं निगली जाएगी। तो कोशिश करें कि उसको एक उसमें मतलब देखें कि अरे चलो पढ़ना। जिस समय मन नहीं कर रहा है आप सो जाइए, जिस समय आपका मन कर रहा है उस समय उठिए और अपनी किताबों से प्यार करना सीखिए। किताबों को कभी पुचकार कर रखिए, निश्चित रूप से वो कहेंगे कि हाँ पंकज मुझे पढ़ो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का पत्र लिखा और अपने मन के जो भाव थे, जो एक सवाल चल रहा था, उथल पुथल थी, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं स्थिर कर रही होगी कि हाँ मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ एक बात कहूंगी पंकज से, इससे भी आगे कुछ आपके सवाल हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 78 97 96 96 96 पर जरूर अपना खत हमें फिर से लिख के भेज सकते हैं। जी, तो दीदी अब समय भी हो गया है हमारे चलने का, क्योंकि बहुत सारी बातें कर ली। पत्र तो हमने 2 शामिल किए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमने बातें कर ली ढेर सारी तो इसलिए तीसरे पत्र की कोई जगह नहीं बची है। तो सभी श्रोताओं को नमस्कार।